तो ग्रेविटेशन में देख रहे थे हमने, थ्योरी देखी काफी कुछ। अब थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है, आज बताऊंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह कॉन्सेप्ट, सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट बेसिकली बताऊंगा। उसके बाद इसमें एक बचा रहेगा आपका केपलर्स लॉ, वो बता के थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ, इसमें एक पार्ट जो है, जो हमने जिक्र किया, एक इंटेंसिटी वाला पार्ट और एक पोटेंशियल एनर्जी हम बात कर चुके हैं, और एक पोटेंशियल होता है। ये जो बात करेंगे हम, इंटेंसिटी भी थोड़ा बहुत किया, थोड़ा ही बात करेंगे, और एकेडमिक के लिए वो इनफ है, और बाकी जितना पार्ट बता रहा हूं वो कंपटीशन के लिए भी इनफ है। आगे मैं जो केपलर्स लॉ में दिखाऊंगा कि कैसे टाइम पीरियड वगैरह आता है, वो एडवांस तक हम जाएंगे, सब में वहां तक जाएंगे। केवल एक पार्ट है आपका इंटेंसिटी वाली कहानी जो है, उसको हमने शॉर्ट में किया, और पोटेंशियल वाली कहानी और पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में किया। क्यों किया? क्योंकि वही कंपटीशन के लिए बात करें, एकेडमिक के लिए तो इनफ है। कंपटीशन के लिए सेम बात आता है क्लास 12th में, और वहां वो एकेडमिक का भी पार्ट होता है, इंटेंसिटी और ये, और 12th में वहां एकेडमिक में भी आपको प्रूफ वगैरह पढ़ना होता है। तो उसको पढ़ने का तरीका ही वही होता है कि सेम चीज को दो जगह पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इंटेंसिटी में जैसे अलग अलग शेप के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग फॉर्मेट में हम इंटेंसिटी वगैरह, पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे। बस वहां और यहाँ के फॉर्मूले में अंतर क्या होता है आपको पता है? जैसे फोर्स यहाँ बोलते हैं Gm1m2/r², वहां बोलते हैं K(Q1Q2)/r²। चार्ज की जगह मास आ जाता है, डिस्टेंस का डिस्टेंस ही रहता है, K के जगह पे G आ जाता है। और उसी तरह से कंपेयर करके हम सब कुछ वहां पढ़ेंगे 12th में, और फिर उसका 11th से कंपेयर कर लेंगे। दो जगह सेम चीज को ना पढ़ा जाता है ना मतलब होता है। ग्राफ वगैरह भी वैसे ही बनता है, ठीक है। बाकी सारा कुछ हम देख ही रहे हैं डिटेल में। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट के लिए। सैटेलाइट किसको बोलते हैं? सैटेलाइट उसको बोलते हैं जो किसी प्लेनेट की तरफ या किसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के चारों तरफ घूमता है। चारों तरफ घूमता है, तो वैसे घूमने वाले, जैसे अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून है। सन के लिए सैटेलाइट कौन है? अर्थ है, अदर प्लैनेट्स हैं। तो सैटेलाइट दो टाइप का होता है, एक बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, एक नेचुरल जो नेचर में है खुद ब खुद, जो हम प्रोजेक्ट नहीं किए हैं। नेचुरल सैटेलाइट, हम अर्थ को नहीं घुमाए हैं सन के चारों तरफ, या मून को नहीं घुमाए हैं सन अर्थ के चारों तरफ। नेचुरल सैटेलाइट एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल जो लॉन्च करते हैं, जो सुनते हो कि इसरो ने, नासा ने फलाना सैटेलाइट लॉन्च किया अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए या मून के लिए, तो वो है नेचुरल सैटेलाइट। यहां पे जब हम नेचुरल सैटेलाइट डील करेंगे, तो ये पूरा नेक्स्ट डील करेंगे पार्ट में, जब हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। केपलर्स लॉ इन्हीं के बारे में बात करेगा, तो वहां हम देखेंगे। अभी जो फिलहाल हम देखने जा रहे हैं, हम इसको देखने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। अच्छा, नेचुरल सैटेलाइट का पाथ कैसा होता है? तो नेचुरल सैटेलाइट का पाथ जो होता है, यानी जिस ऑर्बिट में घूमता है, वो उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप होता है इलिप्स का, इलिप्टिकल शेप होता है। शेप होता है इलिप्टिकल। इलिप्स पता है, पढ़ ही चुके हो डिटेल। इलिप्स और सर्कल में अंतर पता है? सर्कल क्या हो गया कि चारों तरफ से सेंटर एक पॉइंट होता है, जिससे चारों तरफ उसके सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस बराबर होता है। ऐसा इलिप्स में नहीं होता। जस्ट लाइक लगभग समझ लो अंडे का शेप जो है इलिप्स है। इलिप्स जो है नेचुरल सैटेलाइट का जो पाथ होता है, वो हमेशा इलिप्टिकल होता है, और उसको हम दिखेंगे केपलर्स लॉ में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम दो तरह का पाथ देते हैं सैटेलाइट को। हम दो तरह का पाथ दे सकते हैं। एक पाथ हम देते हैं सर्कुलर, कि सर्कुलर पाथ में चारों तरफ घूम रहा है, और एक दूसरा पाथ हम दे सकते हैं इलिप्टिकल, कि हमने अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट को घुमाया इलिप्स वाले पाथ में, या मून के चारों तरफ एक सैटेलाइट को घुमाया इलिप्टिकल पाथ में। तो इलिप्टिकल वाला सारा हम एक साथ ही कवर करेंगे। जब हम नेचुरल सैटेलाइट के लिए केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, तो वहां इलिप्टिकल के कॉन्सेप्ट सारे आ जाएंगे। अभी जो फिलहाल हम देखने जा रहे हैं, ये देखने जा रहे हैं, यानी अभी जो फिलहाल हम देखने जा रहे हैं, एक सैटेलाइट। कैसा सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका पाथ कैसा है? सर्कुलर। लेकिन नेचुरल सैटेलाइट का पाथ सर्कुलर नहीं होता। केपलर्स का पहला लॉ वही कहता है, हम देखेंगे आगे देखिए, उसका पाथ होता है इलिप्टिकल होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम सर्कुलर पाथ देखने जा रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखने जा रहे हैं, जिसका पाथ क्या है? सर्कुलर। अब हम एक एक करके टर्म्स को देखते हैं।
सबसे पहला टर्म बात करेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी क्या है? ऑर्बिट में वेलोसिटी, यानी कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, ऑर्बिट में जिस पाथ में घूम रहा है उसको ऑर्बिट बोलते हैं, उस पाथ में जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी सब में होगा, इसमें भी, इलिप्टिकल, सर्कुलर, सब में, क्योंकि प्लैनेट घूम रहा है तो ऑर्बिट में ही घूम रहा है, चाहे सर्कुलर ऑर्बिट हो चाहे इलिप्टिकल ऑर्बिट हो, है तो ऑर्बिट ही, और उसकी वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। तो पहले हम इतना जो नोट आउट करना है कुछ कर लो, उसके बाद फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी में डेफिनेशन लिखाऊंगा, फिर आगे की कहानी देखेंगे। तो फिलहाल नोट करना तो कर लो जल्दी से, कुछ लिखना। ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखो। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी required to put satellite into its orbit, ऑर्बिट। हमारे लिए वो अराउंड, अगर अर्थ बोल रहे हैं तो अर्थ है, मून बोल रहे हैं तो मून है, अगर हाँ अराउंड एनी सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? सेलेस्टिकल बॉडी, स्पेलिंग CELESTIAL। हाँ तो लिख लो CELESTIAL, सेलेस्टिकल बॉडी, खगोलीय पिंड, ठीक है। तो यहां तक कहानी क्लियर। अब जो मैं आ रहा हूं, अब स्पेसिफिक आ रहा हूं सैटेलाइट मोशन के बारे में ही, लेकिन कौन सा आ रहा हूं? अब आ रहा हूं सर्कुलर ऑर्बिट पे आ रहा हूं। जब ऑर्बिट सर्कुलर है, बोलोगे जब ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो उसके लिए हम देखेंगे, केपलर ने 3 लॉ दिए हैं, उसके अंडर में वो कवर होगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए फिलहाल बात करते हैं, ठीक है। हम जो प्लैनेट अब लेके चल रहे हैं, कोई भी ले सकते हो, सेम कहानी उसके लिए भी होगी। हम फिलहाल अर्थ लेके चल रहे हैं, मून लोगे तो वो प्लैनेट मून हो जाएगा। तो मान लो अर्थ लिए, और अर्थ का मास जो है कुछ रहा होगा, दैट इज कैपिटल M, और मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास पे। तो अर्थ का मास है मान लो कैपिटल M, अर्थ की रेडियस को हम कैपिटल R से लिखते आ रहे थे, वही लिखेंगे। इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है, किस पाथ में? तो हम सर्कुलर देख रहे हैं, सर्कुलर में। ये चारों तरफ सर्कुलर में घूम रहा है, थोड़ा ज्यादा ही अच्छा चारों तरफ हो गया, तो खैर एक्यूरेट बना लोगे। जितना और सर्कुलर सुंदर बनाने की कोशिश करें और सुंदर बनता जा रहा है, रहने तो कोई बात नहीं। अब देखो ये जो है सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में क्या होगा कि तुम्हारा जाके ये जो है, अब जैसा सर्कुलर बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या समझो, जो सैटेलाइट है कुछ हाइट पे होगा, इससे कुछ हाइट पे होगा, हाइट लेके चल रहे थे हम, क्या H चल रहे थे, तो H ही लेके चलते हैं, चारों तरफ से वही होगा H पे। सैटेलाइट घूमते घूमते कहीं भी है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, अलग अलग पोजीशन पे है। मान लो सैटेलाइट है तुम्हारा, जाके कभी घूमते घूमते इस पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे होगा, जहां पे भी होगा। तो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी कैसे होती है? टेंजेंशियली होती है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे होगी? किसी पॉइंट पे टेंजेंशियल होगी। ये जो वेलोसिटी घूम रहा है जिससे, उसको हमको क्या बोलते हैं? VO, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है। ये हमने देखा। अच्छा, यहां पे हम वही मान के चलेंगे जो हमेशा मान के चल रहे थे। हमने कैपिटल R अर्थ की रेडियस और उससे हाइट को स्मॉल s से लिखा था, और टोटल स्मॉल r, सेंटर से डिस्टेंस क्या बोल रहे थे? R+h, ठीक। सेंटर को कुछ नाम दे दो, सेंटर को नाम दे दो O। अब सिंपल सा बात बताओ कि सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? अर्थ देगा। जो लग रहा है दोनों के बीच, वही फोर्स सेंट्रीपिटल देगा। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? ग्रेविटेशन देगा। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन देगा, यही फोर्स दोनों के बीच लग रहा है। और वो कितना लगेगा? M ये है, और जो तुम्हारा सैटेलाइट है उसका मास में मान लो से स्मॉल m, तो कितना लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स? G m1 m2 by r², G mm by r²। तो क्या लिखोगे? G m स्मॉल m
ऑब्जेक्ट का मास, अर्थ का मास और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, r², कोई दिक्कत? अच्छा, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना बोलते हैं, mv²/r। तो यहां ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमने o से लिखा, तो mv_o²/r इक्वल टू लिखेंगे gmm/r। कोई दुख तकलीफ नहीं। r, अच्छा gmm/r² ना, सॉरी r²। तो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, एक r से एक r का काम करना, एक m से एक m चला जाएगा, तो VO इक्वल टू इतना स्क्वायर, तो VO इक्वल टू क्या आ जाएगा, √gm/r। तो VO इक्वल टू आ जाएगा √gm/r। अच्छा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, R क्या था यहां पे, r+h, यही था ना, r+h। तो VO इक्वल टू √ क्या आ गया, gm/r+h। पहले बोलो ये क्लियर है? तो कोई सैटेलाइट जो चारों तरफ घूम रहा है किसी के सर्कुलर पाथ में, उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है कितना, तो gm/√gm/r+h। ठीक। अच्छा, एक बात देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड कर रहा है? नहीं, ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे। क्या ये इस पे डिपेंड करता है, h पे? h पे करता है डिपेंड? h पे करेगा ना, इसमें r में h है ना, कितनी हाइट है उस पर डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके, यानी h पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, h पे करेगा। ठीक है, हाँ। एक बात और समझो, एक बार सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में मिल गया रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए सर्कल में घूमने के लिए, तो फिर अपना उसी फोर्स से क्या होगा, घूमता रहेगा। तो इसलिए सैटेलाइट में जो मेहनत की जाती है, बस उसको उसके ऑर्बिट में पहुंचाने है, मून में पहुंचाना है मून के ऑर्बिट तक, मार्स पहुंचाना है उसके ऑर्बिट तक। एक बार पहुंच गया उसके बाद खुद ब खुद सेंट्रीपिटल फोर्स से घूमता रहेगा। बात क्लियर है? तो इतना सब बेसिक लिखो, फिर स्केप से कंपेयर करेंगे, आगे फटफट लिखते चलेंगे। नोट कर लो, लिख लिए। चलो अब आगे और चीजें देखते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने ये देखा, स्केप वेलोसिटी भी देखा था ना। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था? अच्छा, एक लाइन लिख लो, ऑर्बिटल वेलोसिटी नोट देके लिख लो पहले, फिर बात करते हैं। लिखना है 10 ऑर्बिटल वेलोसिटी डजंट डिपेंड ऑन मास पे डिपेंड करेगा सैटेलाइट के? नहीं, कैंसिल हो गया ना, डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। देखो, डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट full stop, it only depends on radius of orbit, रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस चेंज होने से h में चेंज आएगा, स्मॉल r चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बात समझो, कुछ रेशियो देख रहे हैं ऑर्बिटल और स्केप का। सिंपल, ऑर्बिटल वेलोसिटी VO लिखा, स्केप VE लिखा, क्या फॉर्मूला है ये है √gm/r+h है। और स्केप का फॉर्मूला क्या आया था, स्केप का? चलो मैं लिख देता हूं यहां पे। ऑर्बिटल का फॉर्मूला ये आया √gm/r या r+h, और स्केप का क्या आया था, √2gm/R। तो इन दोनों में से क्या कैंसिल होगा, g और m, और gm कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो रूट के अंदर आएगा, क्या कटेगा, 2 कैसे कटेगा, दोनों में 2 है, रूट क्यों कटेगा, रूट कैंसिल खतरनाक थोड़ी होता है। तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है ना ऊपर, तो ये कितना लिखेंगे, gm कैंसिल हो जाएगा, जरा डिवाइड करके बताओ, ये ऊपर चला जाएगा, r ऊपर चला जाएगा, r+h नीचे आएगा, ये होगा रेशियो r/2r+h। एक तो ये बात होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर मैं इसी को बात करूंगा नियर सरफेस ऑफ अर्थ, समझना, एक तो जनरल ये ठीक है, नियर सरफेस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट नहीं दिया है, अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट नहीं दिया है, यानी h लगभग 0 है, यानी कंपेयर टू r h 0 है, r 6400 किलोमीटर, h समथिंग 2-4 किलोमीटर, 4-5-10 तो कम ही है। तो उस कंपेयर में अगर h को नेग्लेक्ट करोगे तो ये रेशियो कितना होगा, जरा बताओगे? h को 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1:2।
हाँ h को 1/√2, h को 0 करोगे r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1/√2 लिखेंगे, या फिर क्या बोलेंगे मल्टीप्लाई कर दो उधर, VE इक्वल टू √2 टाइम्स VO का होता है, यानी स्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितना टाइम्स होता है √2 टाइम्स। कब? हमेशा नहीं, जब सैटेलाइट अर्थ के नजदीक है। जब सैटेलाइट अर्थ से बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं है तो VE इक्वल टू √2 टाइम्स किसका होता है VO का, अदरवाइज क्या है दिस बाय दिस, ठीक है ना। तो VE इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहले बताओ इतनी बातें क्लियर है, तो इसको नोट डाउन कर लो फिर हम बात करते हैं। तो ये सब फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस बात को लिख लो, नोट देके, नोट देना, नोट लिख लो, लिखा लिखना, हेंस द एस्केप वेलोसिटी, हेंस द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी from the earth surface, of a body from the earth surface is √2 times, दिख भी रहा है, √2 times its velocity, √2 times its velocity in √2 times its velocity in circular orbit, क्या लिखे √2 times क्या लिखा है √2 times its velocity in circular orbit, its velocity in circular orbit just above the earth surface, जस्ट above the अर्थ सरफेस। सर्कुलर ऑर्बिट का हाइट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए अर्थ सरफेस के आसपास, तभी जस्ट above the अर्थ सरफेस। कोई दिक्कत? अब ये सब फॉर्मूला ध्यान भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइंड किया हमने, ऑर्बिटल वेलोसिटी देख लिया एक सैटेलाइट के लिए जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब उसी सैटेलाइट के लिए पता कर रहे हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड टोटल समय किस चीज के लिए? टाइम टू कंप्लीट वन, हाँ टाइम पीरियड। जब SHM बोलेंगे तो 1 ऑसिलेशन बोलेंगे, और रिपीटेशन जहां से स्टार्ट होता है सिंपली, और यहां बोलेंगे तो एक पूरा सर्कुलर पाथ घूमने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो टाइम टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो टाइम पीरियड सैटेलाइट का पता कर रहे हैं। टाइम इक्वल टू क्या होगा सैटेलाइट के लिए? डिस्टेंस बाय स्पीड। एक पूरा चक्कर घूम जाएगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसकी रेडियस कितनी है सैटेलाइट की? स्मॉल आर। एक पूरा घूम जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, और जिस स्पीड से घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो 2 पाई आर बाय V0 ये लिखेंगे, और 2 पाई आर और V0 को कितना लिखते हैं? √GM बाय आर। इसको लिखते हैं √GM बाय आर। अब थोड़ा सा अरेंज करूंगा, जरा समझना कि ऐसे लिख सकते हैं क्या? T इक्वल टू 2 पाई √GM को नीचे रहने देते हैं, R को ऊपर ले जाते हैं। ये कितना को समझ में आ रहा है? RQ बाय GM, ऐसे लिख सकते हैं। 2 पाई ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो √R और R को रूट के अंदर ले जाएंगे तो R², बाहर आता है तो R, तो ये हो जाएगा 2 पाई √RQ बाय GM। ये कितना होता है? ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। 2 पाई √RQ बाय GM, क्लियर है? अच्छा, इसमें अभी और भी देखेंगे। एक तो ये बात हो गई, और सैटेलाइट किस हाइट पे घूम रहा है वो पता करेंगे। अच्छा, इससे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बन के आते हैं तो देख लेते हैं। हाँ बोलो। बालक, अच्छा कैसे हुआ पूछने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 2 मिनट पहले हाँ हो गया, हाँ सर हो गया, तो ये हो गया कहां से बोल दिया? यही तो हम पूछ रहे थे कि ये समझ में आया। हाँ सर, कुछ नहीं है, देखो 2 पाई बाय √GM, इसको ऐसे लिख सकते हैं R, और ये √R ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 पाई, इसको R को अंदर ले जाएंगे, इस R को अंदर ले जाएंगे तो R² लिख सकते हैं। इस R को अंदर ले जाएंगे तो R² लिख सकते हैं, इस R को।
तब आर स्क्वायर को बाहर करेंगे तो ये आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, आर क्यूब होगा, यही लिखा है। ठीक है, अब एक बात समझो, ठीक है, ये तो जो है t इक्वल टू दिस है। अब अगर मैं लिखता हूं यहां पे, चलो एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और इधर से रूट हट जाएगा आर क्यू बाय जी एम। इसमें देखोगे, टर्म्स देखोगे तो तुम्हारा t में 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, 4 और पाई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और अर्थ का मास भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है, आर है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या रिलेशन आया, आर क्यूब। तो ये न्यूमेरिकल करने में काम आता है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकते हैं, आर क्यूब। इंपॉर्टेंट रिलेशन है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इन सब में हम क्वेश्चन देखेंगे आगे चल के, अभी एक बार थ्योरी खत्म कर लें फिर क्वेश्चन करते रहेंगे। तो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक। अच्छा, इसको 2-3 तरीके से और यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिखेंगे, समझो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो इसको उधर ले जाएंगे या दोनों तरफ रूट कर दो, 1/2 से ये कर दो पावर डिवाइड, तो ये होगा प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। ये भी लिख सकते हैं, इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर दिया। तो यहां से ऐसा भी लिख सकते हैं, T1/T2 इक्वल टू R1/R2 पूरे पावर कितना 3/2। T प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 है, तो T1/T2 प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू हम बोल सकते हैं R1/R2, और पावर कितना है 3/2। अरे ऐसा खतरनाक देख रहे हो, मैथ का रिलेशन नहीं देख रहे हो सब। y प्रोपोर्शनल टू x की पावर समथिंग n, हम नहीं बोल सकते हैं y1/y2 इक्वल टू x1/x2 पूरे पावर n, y रिलेशन जिस रेशो बीच में, वही तो बोले, कुछ अलग थोड़ी। T1/T2 R1/R2 पूरे पावर क्या होगा 3/2। ये सब न्यूमेरिकल में यूज होगा, तो एक रिलेशन ये भी यूज हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। बात समझ में है? अगर इतनी चीजें देखें तो एक और पॉइंट देख के फिर इसको कहानी खत्म ही करते हैं। एक और देख लेते हैं, सैटेलाइट किसी हाइट पे घूम रहा है ना, तो सैटेलाइट के हाइट का फॉर्मूला, तो हाइट का फॉर्मूला लंबा चौड़ा सा आएगा, फॉर्मूले में परेशान नहीं होना या बैठ के रटना नहीं है, आपको मेन फॉर्मूला टाइम पीरियड का ध्यान रखना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ध्यान रखना है। अगर वो दोनों याद है तो ये आप 2 मिनट में निकाल लोगे, लेकिन हाँ तरीका पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की हाइट किससे लिखे, स्मॉल h से लिखें। तो एक बात देखो, ये रिलेशन है हमारे पास, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यू बाई जी एम, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यू बाई जी एम, ये रिलेशन है। ये देखा ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर क्यूब को लिख सकते हैं r प्लस एच का होल क्यूब। मुझे h निकालना है इसलिए h के टाइप से लिख लिया। अब एक काम करते हैं, h निकालना है, ध्यान समझना, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये t स्क्वायर होगा। h को वैल्यू निकालना है, तुम कैसे करके सॉल्व करोगे, रूट से कैसे h बाहर निकाल लोगे, कहां, यहां से निकालना है, पूरा ही बाहर निकालोगे रूट से। यहाँ क्यूब है, कैसे रूट से बाहर निकलेगा, दो r प्लस एच, एक r प्लस एच निकलेगा, एक r प्लस एच बच नहीं जाएगा, तो उससे h कैसे सॉल्व करोगे, और कॉम्प्लिकेट कर लोगे, हमको सबको निकाल के केवल h छोड़ना है, तब h सॉल्व कहां से होगा। तो दोनों तरफ रूट हटाने के लिए क्या किया, स्क्वायर किया, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, r प्लस एच हट जाएगा, ये क्यूब बाई जी एम होगा। मुझे वैल्यू लिखनी है h की, तो h की वैल्यू लिखनी है, इसको उधर ले जाओ, समझना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, r प्लस एच का होल क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी एम बाय 4 पाई स्क्वायर। अब एक स्टेप में डायरेक्ट लिखूंगा, जरा समझना, h इक्वल टू, इधर 1/3 पावर, इधर 1/3 लगा सकते हैं, क्यूब रूट लगा सकते हैं, इधर 1/3 इधर 1/3, इधर 1/3 लगाएंगे तो ये हट जाएगा 3, तो इधर 1/3 लगाएंगे तो ये टी स्क्वायर जी एम बाय 4 पाई स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर का होल पावर 1/3 होगा, क्यूब रूट, ऐसे रूट देके 3 लिख सकते हैं 1/3,
क्यूब रूट ये होता है ना, ये लिख सकते हैं, रूट देके अंदर भी 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कोई। ये क्या आया, आर प्लस एच इक्वल टू इतना आया। अगर मैं लिख रहा हूं एच तो क्या होगा, आर को इधर भेजना पड़ेगा माइनस आर। पहले बोलो ये समझ में आया, ठीक है? कैसे लिखा, क्लियर है? बालिका खो गई। क्यूब रूट लगाएंगे, आर प्लस एच बचेगा इधर, आर प्लस एच इक्वल टू इतना होगा, एच इक्वल टू इधर से आर भेज देंगे माइनस आर नहीं हो जाएगा, तो एच का ये फॉर्मूला बनेगा। तो इस फॉर्मूले को रटना नहीं, बैठ के याद रखना भी टिपिकल है, मतलब नहीं बनता, लेकिन हाँ इतना पता होना चाहिए कभी जरूरत पड़ जाए तो टी से एच लिखने का तरीका आना चाहिए, बाकी याद टी और वी नॉट होना चाहिए। क्लियर है? इसको नोट कर लो। सैटेलाइट की एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, सैटेलाइट में सारा बात कर रहा हूं इसी सैटेलाइट की, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका पाथ कैसा है, सर्कुलर। तो सारी बातें उसी के लिए हो रही है, क्योंकि उसी के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो फॉर्मूला आया था, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कहां चला गया? हाँ ठीक है। 3 टाइप की एनर्जी बेसिक बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉस वगैरह की यहाँ बात नहीं करते, तो मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल, हाफ एम बी स्क्वायर, एम मास का सैटेलाइट, जिस स्पीड से घूमता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, वीओ। तो एम, हाँ वीओ वी नॉट जो भी, हाफ एम वीओ इस कितना है ये, अभी देखा, अंडर रूट कितना आया था, जी एम बाय आर, अंडर रूट जी एम बाय आर आया था ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, जी एम बाय आर हो जाएगा, यानी कितना आ गया, जी एम एम बाई 2 आर। तो काइनेटिक, हाँ कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जी एम एम बाई 2 आर, ठीक है। दूसरा, एक बात कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, एक बात कर सकते हैं टोटल एनर्जी की, एक बात कर सकते हैं पोटेंशियल की, एक बात कर सकते हैं टोटल। पोटेंशियल एनर्जी याद है, पहले हमने प्रूव भी किया था कि एक सैटेलाइट को तुम्हारा कहां करना है, फिक्स एच हाइट पे, सैटेलाइट को एच हाइट पे यानी सेंटर से आर डिस्टेंस पे फिक्स करना है, स्मॉल आर पे। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी होता है, हमने तभी बताया था, 2 पॉइंट के बीच होता है। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं इसका, और दूसरा पॉइंट नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब दूसरा पॉइंट कहां है, इन्फिनिटी पे है। तो जब मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल मोशन कर रहा है वो लिख रहा हूं, मतलब एक मैं इसको पोजीशन क्या लिख रहा हूं, स्मॉल आर, यहां पे सेंटर से डिस्टेंस, तो दूसरा पोजीशन कहां रहा होगा, इन्फिनिटी पे, यानी इन्फिनिटी से आर तक लाने के लिए, स्मॉल आर तक। तो इन्फिनिटी से आर तक लाने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हम प्रूव कर चुके हैं, कितना पहले ही देख चुके हैं क्लास में, माइनस जी एम एम बाय आर, ये था माइनस जी एम एम बाय आर, जो भी डिस्टेंस होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और एक टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यहां पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, कोई लॉस नहीं हो रहा, तो टोटल एनर्जी यही दोनों का सम होगा, तो दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ दोगे तो जी एम एम बाय आर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या बोले हो, माइनस जी एम एम बाय आर, अच्छा वो था 2 आर ना, तो दोनों को ऐड करोगे तो करो क्या आएगा, जैसे ऐड करना चाहते हो, एलसीएम लोगे ले लो, कॉमन लेना है कॉमन ले लो, दोनों को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो आ जाएगा माइनस जी एम एम बाय 2 आर, ये आ जाएगा माइनस जी एम एम बाय 2 आर, यानी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना आया, माइनस जी एम एम बाय 2 आर। और टोटल एनर्जी क्या दिख रहा है, नेगेटिव, टोटल एनर्जी सैटेलाइट का क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी टोटल एनर्जी सैटेलाइट का नेगेटिव है। नेगेटिव किसको दिखाता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स को। इसका मतलब है, माइनस साइन का मतलब है कि इतने एनर्जी से एक सैटेलाइट जो है को पकड़े हुए है कौन, जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स से इतने से वो सैटेलाइट इंगेज है, दैट इज माइनस जी एम एम बाय 2 आर। इसका उल्टा कॉन्सेप्ट अगर समझो तो अगर बोलेंगे कि सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर निकालना है तो इतना ही एनर्जी कम से कम उल्टे डायरेक्शन में देना होगा, तो वो क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन माइनस जी एम एम बाय 2 आर, तो रिपल्सन प्लस जी एम एम बाय 2 आर, तो उसको बोलेंगे प्लस जी एम एम बाय 2 आर, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहा करेंगे। तो वो कहेंगे, पहले ये नोट कर लो फिर लिखते हैं, फिर नीचे नोट देके लिखो, लिखो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एनर्जी
ऑफ सैटेलाइट इज ऑलवेज नेगेटिव। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑब्वियस है, मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसे वहां भी नेगेटिव ही होगा पर वैल्यू अलग आएगी जब इलिप्टिकल होगा, उसमें भी अट्रैक्ट ही करके खींचेगा, लेकिन वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इज ऑलवेज नेगेटिव, फुल स्टॉप। इट मीन्स दैट द सैटेलाइट इज बाउंड टू सेंट्रल बॉडी। सैटेलाइट इज बाउंड टू सेंट्रल बॉडी मतलब जिसके चारों तरफ घूम रहा है। बाउंड टू सेंट्रल बॉडी बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव साइन अट्रैक्टिव फोर्स को शो करेगा। बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स and energy must be applied, attractive force and energy must be applied to remove it, अगर चाहते हो रिमूव करना to remove it from orbit, ठीक है, to remove it from orbit। क्लियर है? अच्छा, कुछ चीजें देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट लिखते हैं छोटा सा, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां भी आता है, कहीं भी घूम रहा है। जैसे न्यूक्लियस में भी देखोगे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, न्यूक्लियस के एटम में देखोगे ये चीज, तो उन सब जगह भी ये कॉन्सेप्ट बात होती है, मतलब उसका वही रहता है। बाइंडिंग एनर्जी लिखा है बोर्ड पे, बाइंडिंग एनर्जी लिखना। इट इज द मिनिमम एनर्जी, हाँ लिखो, लिखना बाइंडिंग एनर्जी। इट इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू सैटेलाइट, so that it escape from its orbit, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी को अगर लिखना है तो चलो किसी भी सिंबल से दिखा दिया हमने, ईबी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो इतने से पकड़े हुए, इतना ही अगर उल्टे डायरेक्शन में दे देंगे तो रिलीज हो जाएगा। लिख लेंगे कितना, बाइंडिंग एनर्जी प्लस GMM/2R। बात समझ में आया? तो लिख लो प्लस GMM/2R। तो बाइंडिंग एनर्जी प्लस GMM/2R, नाम से पता चल रहा है जो उसका उल्टा डेफिनेशन है। नाम से पता चल रहा है बाइंड किया है, कॉन्सेप्ट क्या है, रिलीज करने के लिए, इसका उल्टा, ठीक है। तो प्लस GMM/2R, ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल है? फॉर्मूला जरा देखोगे ना तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। जरा देखो, बाइंडिंग एनर्जी ये है प्लस GMM/2R, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है। देखो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के सेम, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी के सेम है, मतलब डायरेक्शन वगैरह भी सेम है। इससे क्या दिख रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक के सेम है। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दोगे, अगर से डबल कर दोगे, कुछ कर दोगे, तो सैटेलाइट क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रिलीज कर जाएगा, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट है, एक दो का देख ही लेते हैं, तो ये पूरी कहानी खत्म होके फिर नेक्स्ट क्लास में कैप्लर्स लॉ पे आ जाएंगे। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट मुझे और बताना अभी, एक स्पाई सैटेलाइट बोलते हैं और एक बोलते हैं तुम्हारा जाके जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो उन दोनों को देख लेते हैं। सैटेलाइट के दो टाइप के सैटेलाइट बात करेंगे, एक स्पाई सैटेलाइट, इसके कई कॉन्सेप्ट हम पहले ही कर चुके हैं, केवल नाम स्पेसिफिक देख रहे हैं। या फिर इसको पोलर सैटेलाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पोलर सैटेलाइट, क्योंकि ये पोल को ख्याल करते हुए घूमता है। जैसे कि अर्थ है, मान लो ग्लोब से दिखाना है,
अर्थ ये है, समझो ये अर्थ है या कोई प्लैनेट है, ये है। अब इसके पाथ कैसा होता है सैटेलाइट का, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अगर ये पाथ है तो कैसा सैटेलाइट बोलेंगे, पोलर। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि से ये अर्थ है, ठीक है ना, तो सैटेलाइट ये सेंटर अर्थ का, ठीक है, पाथ सैटेलाइट का ये भी हो सकता है, पाथ ये भी हो सकता है, पाथ ये भी हो सकता है, पाथ ये भी हो सकता है, कोई भी पाथ हो सकता है। इसमें से पोलर कौन सा है, जो पोल के सिमेट्री है, जो ये सब ये सब ये सब ये सब क्या है, पोलर, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से अलग अलग पाथ है, एक मान लो मैं और बना देता हूं, एक मान लो पाथ से बना दिया, कुछ भी एक ही, इनमें से कौन सा पाथ पॉसिबल नहीं है, क्यों, उससे क्या होगा, सेंटर से पास नहीं होने से क्या होगा, एक ये भी बना दिया, कौन सा नहीं होगा, मतलब रेड नहीं होगा और ग्रीन वाला, क्यों, क्योंकि सेंटर से नहीं पास हो रहा, तो सेंटर के अबाउट नहीं घूमना, सेंटर के अबाउट नहीं घूमने से क्या होगा, सेंटर मतलब सेंटर क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, सेंटर के अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंटर के अबाउट नहीं घूम रहा है, नहीं रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल नहीं मिलेगा, और सेंट्रीपिटल नहीं मिलेगा तो सर्कुलर पाथ पॉसिबल नहीं है, तो वो पाथ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। खैर ठीक, अभी हम बात करें स्पाई सैटेलाइट या पोलर। तो स्पाई या पोलर, पोलर जो इसको बोलते हैं, इसको पोलर नहीं बोलेंगे, इसको भी पोलर नहीं बोलेंगे, पोलर इन सबको बोलेंगे, पोल का ख्याल रखते हुए घूम रहा है। अच्छा स्पाई नाम देते हैं, स्पाई का मतलब क्या, जासूसी। तो जासूसी कब कर सकेंगे, जासूसी करने का यहाँ सेंस क्या है, जासूसी करने का सेंस यहाँ है कि इमेज दे सके, किसी लोकेशन का वीडियो दे सके। जासूसी कब कर सकेगा, जब हाइट ज्यादा हो कि हाइट कम हो, ज्यादा। बहुत सुंदर, आप किसी के घर में ताका झाकी ना करो, अच्छी बात, ताका झाकी करोगे तो कहां से, 5 घर दूर से अच्छा ताका झाकी होगा कि बगल वाले घर से अच्छा होगा, बगल वाले घर से अच्छा होगा। तो किसी को इमेज लेना है सैटेलाइट को, तो इमेज दूर से ज्यादा अच्छा इमेज होगा कि नजदीक से होगा, नजदीक से होगा। तो सैटेलाइट की हाइट जितनी कम होगी वो उतना अच्छा स्पाई पर्पस के लिए यूज होगा ना। तो स्पाई सैटेलाइट कौन है, जो भी किसी का कोऑर्डिनेट दे रहा है, किसी का लोकेशन दे रहा है, कहीं का इमेज दे रहा है, वीडियो दे रहा है, वो सब क्या है, स्पाई सैटेलाइट है। जैसे कि जीपीएस यूज करते हो, क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यूएस का है जीपीएस, उसी तरह अलग अलग देश का है, रशिया का है ग्लासगो, चाइना का शायद मैं भूल रहा हूँ तियानवन या ऐसा कुछ करके है, इंडिया का अभी जीपीएस ही वाइडली यूज करें, एक IRNS करके है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNS सीरीज है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये सीरीज है इंडिया का। जब कई सीरीज लॉन्च हो जाएगी तो लगभग ऑलमोस्ट अर्थ को कवर कर लेगी। अभी हम उतने लेवल पे लॉन्च नहीं हो पाया है क्योंकि कई लॉन्च विफल भी रहा है। अभी हाल में ही एक लॉन्च था, उसमें दिक्कत हुई, टफ है उसको प्लेस कर पाना एग्जैक्टली नजदीक, तो हमने कहीं किया है लेकिन अभी कंप्लीटली रिप्लेस कर पाए ऐसा नहीं पॉसिबल हुआ है, लेकिन हो जाएगा, काम चल रहा है। तो अभी हम जीपीएस यूज करें तो ये सब क्या है, स्पाई सैटेलाइट है। स्पाई सैटेलाइट उसको बोलते हैं जिसकी हाइट क्या होती है, कम होती है। तो इसरो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जिस हिसाब से बनी है, जितनी देश एजेंसी और देश के कंपेयर में, और जितने कम लागत में बनाती है, जितनी कम फैसिलिटीज मिली है, उस हिसाब से बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है इसरो ने वर्ल्ड के अदर, इसमें कम खर्च में अच्छा सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करना एक्यूरेसी के साथ, वो इसरो का कमाल है। और जगह के कंपेयर में फिर भी कम विफल हुए हैं। तो वहाँ के जो साइंटिस्ट है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और सही में देशभक्त हैं, जो कि मतलब तुम्हारा चाहे तो नासा वगैरह हाथों हाथ ले ले, लेकिन फिर भी अगर यहाँ सर्व कर रहे हैं, और ऑब्वियस है सैलरी और ये कंपेयर टू नासा वगैरह बहुत कम है, फिर भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलो अभी देखते हैं स्पाई सैटेलाइट, जल्दी से लिख लो। दी सैटेलाइट रिवॉल्व, सिंपल सा बात है, लिख लो स्पाई सैटेलाइट। दी सैटेलाइट रिवॉल्व वेरी नियर टू द अर्थ सरफेस, ये लिख लो। दिस सैटेलाइट, ऐसा कर लो, दिस सैटेलाइट रिवॉल्व दिस सैटेलाइट रिवॉल्व वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, वेरी नियर टू अर्थ सरफेस। सो हम बोल सकते हैं अर्थ के बहुत नजदीक, यानी एच को क्या कर सकते हैं, लगभग 0। और एच को लगभग 0 करोगे तो सारा फॉर्मूला हम देख चुके हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले तो लिखे, कितना लिखते हैं, √GM/r+h, ये लिखते थे ना ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल के लिए लिखे थे r+h,
तो h लगभग 0 हो गया, तो gm बाय क्या बन जाएगा, r बच जाएगा। अब यहां पे g कांस्टेंट वैल्यू पता है, m कांस्टेंट वैल्यू पता है, r की भी वैल्यू क्या है पता है, तो सबको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सबको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, ये आती है, ये याद भी रखना है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या बोला, नहीं ठीक है, मानने का तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट जो डेटा याद रखना है लगभग 7.9। ठीक है, अगर ऑप्शन में 7.9 रहेगा तो यही टिक लगाना होगा, अदरवाइज 8 भी ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, अगर h को 0 करते हैं। अच्छा, इसको और भी देखोगे तो याद करो, v escape कितना आया था, v escape से कंपेयर करें तो ये आया था √2 gm/r, ये आया था। तो v escape से कंपेयर करें तो v escape को अगर √2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी स्पाइक के लिए आ रही है, दैट इज ये इसका भी इक्वल होगा v/√2 के। क्या बोल सकते हैं? अच्छा, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल गया। इस सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड पता करें, टाइम पीरियड देखा, क्या फॉर्मूला आ रहा था, जो ऑर्बिट में घूम रहा है 2π√r³/gm, ये लिखे थे ना, 2π√r³/gm लिखे थे ना, कोई देख रहे हो अभी 2 मिनट पहले लिखे हैं, 2π√r³/gm स्मॉल r, और स्मॉल r को लिखे थे r+h का होल क्यूब/gm, ये लिखे। अगर h को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, तो 2π√r³/gm कैपिटल R³ क्या। और यहां पे सारे टर्म यहां भी पता है, 2 पता है, पाई की वैल्यू पता है, r अर्थ का रेडियस पता है, और g पता है, m अर्थ का मास पता है। यहां भी जब सारे वैल्यू रखोगे ना तो ये लगभग जो आएगा, ये लगभग आएगा √2 आवर, यानी जो स्पाइस सैटेलाइट है उसको अर्थ का चक्कर लगाने में लगभग √2 आवर लगता है टाइम। या फिर अगर इसको मिनट में बदलोगे तो ये अप्रॉक्स आता है 84.6 मिनट में, ये लगभग √2 आवर या 84.6 मिनट। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसका √2 आवर होता है या 84.6 मिनट, याद रखना, √2 आवर में या 84.6 मिनट में चक्कर लगा लेता पूरा। हाँ ठीक, देखो पोखरण मूवी में जैसे बोल रहा है, तो अभी इस लोकेशन में है पर्टिकुलर, उससे जाएगा तो √2 आवर में फिर सेम लोकेशन में पहुंचेगा पूरा चक्कर, उतने देर का गैप मिला है उसमें कर लो। तो √2 आवर हमने तब कैलकुलेशन किया ना, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया हमने, h को 0 माना, वहां h कुछ ना कुछ होगा 5-10, तो उस 5-10 को h पे बैठा के 2π एग्जैक्ट करेंगे तो r+h का होल क्यूब, थोड़ा वैल्यू में वेरिएशन आएगा, तो उस हिसाब से उतनी देर बाद फिर से आएगा। हाँ, तो उस हिसाब से अपना लोकेट कर लो, तो नोट कर लो जल्दी से। अब एक सैटेलाइट देख लेते हैं, एक स्पाई देखा, एक और देख लेते हैं जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, या इसका पर्पस, जैसे वो पर्पस के हिसाब से नाम स्पाइस सैटेलाइट था, टेक्निकली तुम्हारा पोलर सैटेलाइट, उसी तरह से ये जियो स्टेशनरी है टेक्निकली, और पर्पस के हिसाब से कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी या कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मतलब कम्युनिकेशन का मतलब एक कम्युनिकेशन के लिए यूज होता होगा, कम्युनिकेशन मतलब आप जो सिग्नल वगैरह देखते हो, टीवी टेलीकास्ट वगैरह देख रहे हो, मैच चल रहा है कहीं इंडिया के किसी कोने में, अहमदाबाद में, यहाँ बैठ के देख रहे हो, या यूएस में चल रहा है, आप कहीं घर पे बैठ के देख रहे हो, यहाँ कोई फुटबॉल मैच चल रहा है, फलाना चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है, तो ये सब इसी सैटेलाइट के हेल्प से देखते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से। तो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नाम से पता चल रहा है, जियो का मतलब क्या, अर्थ, जियो का मतलब है अर्थ, और स्टेशनरी का मतलब रेस्ट, अर्थ तो रुका नहीं है, जियो का मतलब अर्थ, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट, यानी वैसा सैटेलाइट जिसकी पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में लगे, अर्थ के साथ ही घूम रहा है, वैसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे। अर्थ पे हम भी घूम रहे हैं, लेकिन आप बेंच पे बैठे हो, मैं खड़ा हूं, आप क्या बोलोगे, मैं रेस्ट में हूं, या मैं आपको बोलूंगा रेस्ट में, लेकिन रियल में देखोगे तो दोनों घूम रहा है। अर्थ अगर अपनी एक्सिस पे घूम रहा है तो उस पर रखा हर एक चीज घूम रहा है, हम घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी रेस्ट में दिखते हैं। क्यों? इसलिए दिखते हैं क्योंकि पोजीशन एक जैसा चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में डिफरेंस सेम है, हम घूम के यहां से यहां पहुंचे, आप भी यहां पहुंचे। कोई चीज कभी देखना है, 2 पैरेलल में कोई ट्रेन चले या कोई चीज चले, तो आपको दूसरा ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, रेस्ट में है। आप फिर नीचे ग्राउंड को देखते हो तो लगेगा अच्छा ट्रेन चल रही है,
इसलिए क्योंकि ग्राउंड की पोजीशन उसके पोजीशन में चेंज आ गया, अदरवाइज दोनों पैरेलली एक जैसा चले आपको लगेगा कि दोनों रुके हो। अब क्या है कि मान लो अर्थ ऐसे घूम रहा है, ठीक, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में इस जगह के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट यहां है, अगर अर्थ घूम के यहां से आया, ये भी यहां से यहां आ गया, फिर अर्थ घूम के यहां से आया, ये भी यहां से यहां आ गया, तो जिस तरह से अर्थ की पोजीशन में चेंज हो रही है उस तरह से इसकी पोजीशन में चेंज होता रहे तो हमेशा उसको अपने ऊपर ही दिखेगा या उसी लोकेशन में दिखेगा वो चीज। ये घूम के यहां पहुंचा, अभी यहां दिख रहा है, फिर घूम के यहां, ये भी यहां, फिर यहां, उसी रिस्पेक्ट में चेंज करता रहे तो उसको क्या दिखेगा, वो रेस्ट में दिखेगा। यानी ये सैटेलाइट की पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, इसका मतलब इसके घूमने का तरीका सब कुछ कैसा होना चाहिए, अर्थ के तरीके से होना चाहिए। तो लिखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक लाइन लिखो फिर हम बात करते हैं। लिखना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लिखना, दो सेट या ऐसा लिखो, दिस सैटेलाइट रिमेन्स स्टेशनरी, दिस सैटेलाइट रिमेन्स स्टेशनरी, दिस सैटेलाइट रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, remains stationary with respect to earth because their angular velocity घूम रहा है ना, घूमने के केस में कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, because their angular velocity and direction of रोटेशन, बेसिकली रोटेट कर रहा है, एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आर सेम एज अर्थ, आर सेम एज अर्थ, आर सेम एज अर्थ, ठीक है, अर्थ के क्या होगा, सेम होगा। अब एक बात बताओ, अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 आवर, 24 घंटे में अर्थ पूरा घूम जाएगा, इसको भी 24 घंटे में पूरा घूम जाना चाहिए, तभी एक जैसा दिखेगा। तो इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स। डायरेक्शन अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट की ईस्ट टू वेस्ट, अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तभी तो पूर्व में पहले सूर्य दिखता है, सन, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। अगर ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो सैटेलाइट भी कैसे घूमेगा, वेस्ट टू ईस्ट ही घूमेगा, तभी वेस्ट में लगेगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट टू ईस्ट। इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वो क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। अच्छा, इस सैटेलाइट की हाइट क्या होती है, देखो अलग अलग लेयर पढ़े होगे ना, एक ट्रोपोस्फेयर सुने होगा, आइनोस्फेयर, तो देखो अलग अलग लेयर होता है। एक तो आइनोस्फेयर होता है, आइनोस्फेयर से कम्युनिकेशन कैसे होता है, आइनोस्फेयर में होता है क्या कि सिग्नल को भेजा जाता है, वहां पे आयंस होते हैं, आयंस में क्या होता है, चार्ज होता है, उससे क्या होता है, उससे तुम्हारा आयन के फॉर्म में, उससे क्या होता है कि उसका रिफ्लेक्शन यूज करते हुए टकराया, आयन रिपल्सन हुआ, सिग्नल भेजा, टकरा के फिर आ गया, उस लोकेशन में भेजा, उस लेयर में भेजा, टकरा के फिर आ गया। एक तो ये हुआ, एक उससे ऊपर क्या होता है, सैटेलाइट की हेल्प से कम्युनिकेशन, यानी सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट फिर क्या होता है, सिग्नल भेजता है। ये सब सैटेलाइट जैसे जियो स्टेशनरी वगैरह है। अच्छा, इसके लिए जरूरी क्या, उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक ही पोजीशन रहे, उससे फर्क क्या पड़ेगा ये कि मान लो किसी जगह पे ये कोई शहर है वर्ल्ड में, ये कोई शहर है, मान लो ये कोई यूएस में शहर है, मान लो यूएस का कोई शहर है, और ये आपका शहर है, मान लो दुमका का पोजीशन है। अब यहाँ कोई सैटेलाइट है, समझना, यहाँ पे एक सैटेलाइट मान लो, ये एक सैटेलाइट है, तो यहां से सिग्नल लिया, ये एक रेंज तक, यहां तक ऐसे कम्युनिकेशन करेगा, तो इसकी पोजीशन इस जगह के रिस्पेक्ट में यही होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात, ऐसा ना हो कि अर्थ घूम रही है, ये सैटेलाइट पोजीशन चेंज करके यहां पहुंच जाए, मतलब अर्थ घूम के अगर ये शहर यहां पहुंचा तो इस शहर से हमेशा इसका एंगल इतना ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए अर्थ घूम के कहीं पहुंचा, ये पोजीशन लोकेशन इसकी चेंज हो गई, तब ये कम्युनिकेशन यहां देगा, हाँ, ये ऐसा नहीं हो कि अब घूमते कहीं पहुंचा, इसकी पोजीशन यहां से यहां आ जाए, सिग्नल लिया, ये यहां के सारे में भेज पाएगा। आ रही बात, तो इसीलिए उसकी पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में सेम रहनी चाहिए। अब ये काम क्या एक से होगा, नहीं, इस तरह के कई सारे सैटेलाइट मिलकर पूरे अर्थ को कवर करते हैं। अगर मुझे पर्टिकुलर मान लो इस जगह पे कोई लोकेशन है, इस जगह पे वर्ल्ड में कोई लोकेशन और यहाँ पे कोई टेलीकास्ट हो रहा है, हमको देखना, तो ये सैटेलाइट नहीं कवर कर पाएगा, फिर इधर कोई सैटेलाइट और जरूरत होगी जो यहां से लेगा और यहां भेजेगा। समझ में आ रही बात, इस तरह से पूरे अर्थ को कवर करने के नंबर ऑफ सैटेलाइट होते हैं, तब जाके पूरा अर्थ कवर होता है। हमारा जो IRNS है वो अभी उसमें और सैटेलाइट क्या हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, अभी पूरा कंप्लीट सिस्टम जब हो जाएगा तब रिप्लेस कर पाएंगे। तो खैर
इसकी जो हाइट होती है ना, इसकी हाइट जो होती है, हाइट इसकी जो होती है, यानी एच जो बोल रहे थे, एच कहां से बोल रहे थे, सरफेस से, वो लगभग होती है 36,000 किलोमीटर। ये होती है 36। अगर अर्थ के सरफेस से 36,000 है तो इधर से कितना होगा, सेंटर से, आर प्लस एच, तो 36,000 प्लस 6400 कितना हो जाएगा, ये 6400 प्लस 36,000, 42 कितना होगा, 42400 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये एच कैसे निकलता होगा, ये एच निकलता होगा कैसे, वो याद करो, थोड़ी देर पहले एच का फॉर्मूला निकाला था, टी स्क्वायर नहीं निकाला था, बाय 4gm ऐसा करके, पावर 1/3 माइनस आर। उस फॉर्मूले में वैल्यू रखे कि टाइम पीरियड कितने देर में, टाइम पीरियड कितना है, 24 घंटा, टी पता है, वो फॉर्मूला क्या आया था, एच इक्वल टू बताओ कितना लिखे थे, टी स्क्वायर बाय जीएम, और कुछ था, टी स्क्वायर इंटू जीएम आया था ऊपर, बाय 4 स्क्वायर पावर 1/3, ये था 1/3 माइनस आर, ये था। इसमें टी पता है हमको 24 आवर, जी पता होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10 टू द पावर -11, अर्थ का मास पता है 6 × 10 टू द पावर 24 kg, 4 पाई पता है, अर्थ की रेडियस पता है। जब सब कैलकुलेट करोगे ना तब ऐसा आ जाएगा, तो ये है बात, समझ में आया? अच्छा ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वीओ का फॉर्मूला है कितना था, √gm/r+h, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये था ना, √gm/r+h, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला था √gm/r+h। यहां पे g पता है, m पता है, अर्थ की रेडियस पता है, h कितना है 36,000, तो जब सॉल्व करोगे तो ये भी वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू कितनी आती है, तो ये सॉल्व करके आता है 3.1, ये सॉल्व करके इस केस में आएगा 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी बातें क्लियर है? इसमें अच्छा एक दो चीजें और लिखी लो, मैं एक साथ लिख देता हूं फिर नोट कर लेना। इसका प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होगा, जिस प्लेन में ये इक्वेटर के अबाउट घूम रहा है ना, तो प्लेन ऑफ रोटेशन क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल प्लेन। क्योंकि अर्थ कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ना, तो ये सैटेलाइट भी कैसे घूमेगा, ऐसे इक्वेटर के अबाउट, पोल के अबाउट नहीं, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ रोटेशन क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल। प्लेन ऑफ रोटेशन क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल प्लेन। क्लियर है? प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होगा, इक्विटोरियल प्लेन। तभी ये क्या लगता है, स्टेशनरी। पहले बताओ क्लियर है? इक्विटोरियल प्लेन मतलब ये थोड़ी देर पहले जो बताया था, दैट इज ये इक्विटोरियल प्लेन, ये पोलर है, ये पोलर है, ये इक्विटोरियल, ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर है। एक चीज और लिख लो, इसके सर्कुलर ऑर्बिट को बोलते हैं ना, इसका जो ऑर्बिट है ना, इसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। इसका जो ऑर्बिट बोलते हैं पार्किंग। पार्किंग का मतलब क्या होता है, जैसे कार बोलते हैं पार्क किया हुआ है, मतलब छोड़ दिया गया, यानी पार्क अपनी जगह पे स्थिर है एक तरह से। तो पार्किंग मतलब ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन रहती है, सेम ही रहती है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या लगता है, रेस्ट में, तो इसलिए इसके ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट, पार्किंग पड़ा। इतनी क्लियर है? तो इतनी कहानी ठीक है, नोट कर लो। कल फिर हम केप्लर लॉ पे बात करेंगे।